नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के 15वें पार्ट यानी पृथ्वी की संरचना के बारे में, जिसमें अपने पढ़ रहे थे, जो अपन बात कर रहे थे वो अपने आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपने पिछली क्लास में आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में बात की थी। अब इस क्लास में अपन पढ़ेंगे बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। क्या होती है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां, इसके बारे में। तो देखो, बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को भी दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम वर्ग में वे शक्तियां होती है, यानी इसको दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे ये कार्य करती है ना, इसके कार्य के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग के अंदर उन शक्तियों को रखा जाता है जो एक स्थान पर रहकर कार्य करती है, मतलब जो गति नहीं करती है, एक स्थान पर रहकर जो कार्य करती है, उनको अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियां भी कहा जाता है। जो एक स्थान पर रहकर कार्य करती है उनको अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियां भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरे प्रकार की तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो क्या करती है, गति करके कार्य करती है। ठीक है, जो गति भी करती है और साथ में गति के साथ जो शक्तियां कार्य करती है, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां, उसको अपन क्या कहते हैं, दूसरे प्रकार की शक्तियां, और इनको अपर्दन की शक्तियां भी कहा जाता है। किसकी? अपर्दन की शक्तियां भी कहा जाता है। तो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को क्या है, उनके कार्य के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। एक जो गति करके कार्य करती है और एक स्थान पर रहकर कार्य करती है। जो एक स्थान पर रहकर कार्य करती है उनको अपक्षयण की शक्तियां कहा जाता है, और दूसरा है जो गति करके कार्य करती है उन्हें अपर्दन की शक्तियां कहा जाता है। अब देखो, बात करते हैं पहले अपक्षयण की शक्तियां। अपक्षयण की शक्तियां क्या होती है? देखो, अपक्षयण की शक्तियां चट्टानों को तोड़कर मिट्टी में बदलने का कार्य करती हैं। जो अपक्षयण की शक्तियां होती है वो बड़ी बड़ी चट्टानों को क्या होती है, तोड़कर उनको वापस मिट्टी में बदलने का कार्य करती है। इसके अंदर कौन कौन से जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, जिसमें है सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला व वायु भौतिक रूप से चट्टानों को तोड़ती रहती हैं। गर्मी, अपन देखते हैं गर्मी के मौसम में दिन में क्या होता है, तापमान अधिक होता है। ठीक है, तो जिससे क्या होती है, जो चट्टानें हैं वो पिघलती रहती है, मतलब क्या होती है, पिघलकर थोड़ा बहुत फैल जाती है। जबकि रात में जब ठंड होती है, वापस सर्दी होती है, तो वो सिकुड़ती है। तो बार बार फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, टूटने लग जाती है। एक कारण ये हो गया। दूसरा देखो, वर्षा। जब अपन दिन में देखते हैं बहुत अधिक गर्मी होती है तो वो क्या हो जाती है, चट्टानें गर्म हो जाती है, और फिर ऊपर से उसके ऊपर बरसात होती है, तब वो उसको क्या कर देती है, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गर्म चीज है उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, पत्थर के ऊपर, तो वो कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर बरसात भी क्या करती है, इसका कार्य करती है। पाला, पाला मतलब क्या होता है, सर्दी। जैसे बरसात होती है तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में, चट्टानी इलाकों में क्या हो जाती है, बर्फ जम जाती है। तो जो वो दरारें बड़ी हुई है उसके अंदर जब पानी चला जाता है, फिर जब पाले की जैसे वो जम जाता है, तो जैसे ही बर्फ जमता है तो वो थोड़ा क्या होती है, फैल जाती है। उसका क्या हो जाती है, बर्फ, पानी से जब बर्फ बनता है तो थोड़ी सी जगह ज्यादा घेरता है, तो वो क्या करता है, पानी जमा हुआ बर्फ उसको, दरारों को और बड़ा कर देता है, जिससे वो क्या हो जाती है, मिट्टी में बदलने का कार्य करती है। और वायु, वायु देखो, बहुत अधिक तेज वायु चलती है तब क्या होता है, उसके साथ में भी क्या होता है, रेत के कण वगैरह उड़ते हैं, वो भी चट्टानों को वापस मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। जैसे अपने रेगिस्तान है, रेगिस्तान के अंदर अपन देखते हैं किसी प्रकार के कोई पहाड़ नहीं है। इसका कारण क्या है कि रेगिस्तान में जो भी पहाड़ अगर बनने की कोशिश भी करता है तो वहां पर क्या होता है, जो रेत के कण है, जो बालू रेत के जो कण होते हैं, वो हवा के साथ बहुत तेज गति से उसके ऊपर टकराते हैं, और उसके तरह वो रेत के कण हैं वो रेगमाल की तरह कार्य करते हैं। रेगमाल मतलब आपने रेजमाल काम में लिया होगा, किसी को घिसने के लिए या पेंसिल को आगे तीखा करने के लिए भी आपने काम में लिया होगा। तो वो जो रेजमाल की तरह कार्य करते हैं, जिससे वो क्या होता है, वापस वो जो पर्वत बनने लगता है वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। तो ये कारण है इसके कि जो अपक्षयण की शक्तियां हैं, जो चट्टानों को तोड़कर वापस मिट्टी में मिलाने का कार्य कौन कौन करता है, सूर्य की गर्मी करती है, वर्षा करती है, पाला करती है, और वायु जो भौतिक रूप से चट्टानों को तोड़कर मिट्टी में मिलाने का कार्य करती है। इसके अलावा और भी प्रकृति में है चलने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं, जो प्रकृति में रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है, जैसे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब होता है किसी भी के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, उसकी वजह से कार्बोनेटीकरण, कार्बोनेटीकरण का मतलब क्या होता है, पानी यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। ये कार्बोनिक अम्ल क्या करता है, इस जैसे चट्टानों को, इनको कमजोर बना देता है। ठीक है, उसके बाद जल के अणुओं का जुड़ना, जल के अणु आपस में जुड़ते हैं, जिससे भी क्या होता है, ये अपक्षयण की क्रिया होती है। विलयीकरण मतलब किसी के अंदर घुलने से, आदि चट्टानों को कमजोर कर उन्हें अपक्षयण में मदद करते हैं। ये सारे क्या करते हैं, चट्टानों को कमजोर करने का कार्य करते हैं, जिससे चट्टान का अपक्षयण होने लग जाता है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, मतलब समाप्त होने लग जाती है उसकी।
उसके बाद अगला है, इसके बाद में ये देखो, ये तो कारण थे मेन जो प्राकृतिक कारण भी माने जा सकते हैं। अब जो है जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु व मानव जैसी जैविक शक्तियां भी अपक्षयण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। पहले तो अपने पढ़ा देखो सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला और वायु। उसके बाद में पढ़ा ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जल के अणुओं का जुड़ना और विलयीकरण, ये सारे अपक्षयण का कार्य करते हैं। इसके अलावा देखो कौन कौन से जो अपक्षयण का कार्य करते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव। ये देखो कैसे, पेड़ पौधे, अगर मान लो कोई चट्टानी इलाकों में पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उसके अंदर जैसे जड़ें फैलती है तो जड़ों की मोटाई बढ़ती जाती है, तो उनसे क्या होती है, चट्टानों में दरारें पड़ती रहती हैं। ठीक है, जिससे चट्टानें क्या होती रहती है, चट्टानों का अपक्षयण होता रहता है। ठीक है, तो पेड़ पौधों से इस तरह से होता है। अपन देखते हैं पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधे तो होते ही हैं, तो उनकी जड़ें उन पहाड़ों के अंदर जैसी चट्टानों के अंदर जाती है, धीरे धीरे वो चट्टानें क्या हो जाती रहती हैं, जड़ें जो मोटी होती है तो चट्टानें भी क्या हो जाती है, वहां से कमजोर हो जाती है और अपक्षयण का कार्य करने लगती है। जीव जंतु बहुत सारे अपन जीव जंतु देखते हैं जो बिल बनाकर अंदर रहते हैं। ठीक है, तो बिल बनाने के लिए वो क्या करेंगे, चट्टान को खोदेंगे, और चट्टान को खोदने से वो क्या हुआ, चट्टान किस में बदल रही है, मिट्टी में, यानी अपक्षयण का कार्य हो रहा है और वहां से चट्टान कमजोर भी हो रही है। तो अपक्षयण का मतलब होता है चट्टान को मिट्टी में मिलाना, वापस चट्टान से क्या बना देना, मिट्टी बना देना। मानव तो चट्टानों का बहुत बड़ा दुश्मन है, यानी ये ना सिर्फ इतना कार्य करता है, ये बारूद का और कई तरह के केमिकल यूज करके चट्टानों को क्या करता है, मिट्टी में मिलाने का कार्य करता है। ठीक है, अपन देखते हैं बड़े बड़े पहाड़ क्या कर दिए जाते हैं, बहुत ही आसानी से काट दिए जाते हैं मानव द्वारा। ठीक है, और उनको बिल्कुल मतलब मिट्टी में बदल दिया जाता है। तो मानव भी क्या करता है, अपक्षयण के कार्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और सबसे ज्यादा भूमिका मानव ही निभाता है। तो देखो पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव जैसी जैविक शक्तियां क्या कर रही है, अपक्षयण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इसके बाद में अपन देखते हैं कृषि की दृष्टि से अपक्षयण की शक्ति बहुत उपयोगी है। अगर कृषि की दृष्टि से माना जाए, खेती की दृष्टि से, तो ये अपक्षयण बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत अहम कार्य है, बहुत अच्छे है ये अपक्षयण की शक्ति कृषि के लिए। क्यों? क्योंकि वहां से जो अपक्षयण, जो पर्वतें, जो इनमें बहुत तरह के उपजाऊपन जो मिट्टी का होता है वो उसके अंदर होता है। जैसे जैसे वो मिट्टी अपक्षयण में बदलती है, मतलब मिट्टी के रूप में बदलती है जो चट्टानें, वो खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। उससे क्या होती है, खेती अच्छी होती है। कृषि के लिए मिट्टी का सर्वाधिक महत्व और मिट्टी का निर्माण अपक्षयण की शक्तियों द्वारा होता है। और उस मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, जो मिट्टी का निर्माण हो रहा है वो अपक्षयण द्वारा होता है। अपन देखते हैं जो नदियां पहाड़ों से इनसे बहती हुई आती है तो वो पहाड़ों के साथ में मिट्टी बहा के ले आती है। अब वो मिट्टी जब खेत में जाती है ना, तो वो बहुत बड़ा मतलब भूमिका निभाती है, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाती है, जिससे फसल अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं अपक्षयण की जो शक्ति है वो खेती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये अपने पढ़ा अपक्षयण की शक्तियों के बारे में। क्या होती है अपक्षयण की शक्तियां, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों को और इनको क्या करना, मिट्टी में मिलाने को ही अपक्षयण कहते हैं। जिसमें मिलाने का कार्य कौन कौन करता है वो आपने देखा, सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला, वायु, और इसके बाद ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जल के अणुओं का जुड़ना, विलयीकरण। ठीक है, और बहुत सारे कारण हैं जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव, ये सारे अपक्षयण के कार्य में सहायता करते हैं। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन देखते हैं वायुविवर्तनिक शक्तियों में अपर्दन की शक्तियां। देखो वायुविवर्तनिक शक्तियां अपने दो बात की थी, दो प्रकार की, दो भागों में बांटा था। एक तो था अपक्षयण की शक्तियां और दूसरी थी अपर्दन की शक्तियां। देखो अपर्दन की शक्तियां क्या होती है, वायु, जल व बर्फ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहते हैं। हवा भी बहती रहती है, पानी भी बहता रहता है। बर्फ भी क्या होती है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां बर्फ भी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब ऊंचे इलाकों से नीचे इलाकों की तरफ बहती रहती हैं। तो ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, साथ में बहते हैं, और बहते बहते ये क्या करते हैं, दूसरे पदार्थों को और साथ बहाकर ले जाते हैं। उन्हें अपन कहते हैं अपर्दन। बहते हैं, इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है। ये जब बहते हैं तो इनमें बहुत अधिक क्या होती है, शक्ति होती है। वायु, जल व बर्फ अपक्षयण का भी कार्य करते हैं। अपने अपक्षयण के अंदर भी इनको पढ़ा था कि ये अपक्षयण का भी कार्य करते हैं और अपर्दन का भी कार्य करते हैं। ये अपक्षयण से एक स्थान पर जमा हुए पदार्थों को दूसरे स्थान तक परिवहन कर देते हैं। मतलब इनके रास्ते में अगर कोई भी आएगा तो वो क्या करेगा, उनके साथ ही उनको बहाकर ले जाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा आंधी तूफान वगैरह बहुत ज्यादा भयंकर होते हैं, तब क्या होते हैं, वो अपने साथ में ही पेड़ पौधों को और इनको ले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही पानी का बहाव बहुत ज्यादा है तो उसके बीच में जो भी चीज आएगी वो साथ में बहाकर ले जाएगा। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। अब अपन कहते हैं इसके अंदर पढ़ते हैं जो अपर्दन की शक्तियों में बहती वायु की शक्ति, यानी अगर कोई हवा बह रही है तो उसके अंदर कितनी शक्ति है उसके बारे में। तो देखो पृथ्वी की सतह के चारों ओर
पाए जाने वाले गैसों का आवरण है। अपने देखते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायु का आवरण है। ठीक है, इन वायु के आवरण के अपन क्या कहते हैं, चारों तरफ से जो पृथ्वी को घेरे हुए है इस आवरण को कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल। इस वायुमंडल से अपन क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करके अपन जिंदा रहते हैं। अपन जैसे ही अपन सांस लेते हैं तो अपने साथ बहुत सारी गैसें अंदर जाती है, लेकिन अपन उसका यूज किसका करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी अपन क्या करते हैं, वापस सांस के साथ बाहर छोड़ देते हैं। तो ये करते हैं, आदान प्रदान करके अपन जिंदा भी रहते हैं। अब इसके बाद बात करें, वायु इन महत्वपूर्ण कार्यों के साथ अपर्दन का भी कार्य करता है। मतलब अपने को जिंदा रखने के साथ साथ ये जो गैसों का है, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, इन्हीं से ही जो अपने ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे भी गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वो सभी दूसरे जीवों को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि इस लगभग सभी जीव जंतु क्या है, पेड़ पौधों पर ही जीवित रहते हैं। ठीक है, तो वो सभी को भोजन भी प्रदान करते हैं। तो ये तो कार्य है ही गैसों का। इसके अलावा अपक्षेण का भी कार्य करते हैं। वायु की गति को उसे अपक्षेण की शक्ति प्रदान करती है। वायु की गति जितनी ज्यादा होगी अपक्षेण उतना ही अधिक होगा। अपन देखते हैं, मान लो जिस इलाके में वायु बहुत तेज ज्यादा चल रही है तो इसका मतलब उससे अपक्षेण होने की शक्ति भी उसकी ज्यादा है। आगे अपन उसको समझने के लिए, अपक्षेण को और अधिक समझने के लिए पहले अपन ये समझते हैं कि वायु बहती ही क्यों है, ये वायु चलती क्यों है, इसका कारण क्या है। कभी अपन देखते हैं इस दिशा से इस दिशा में चल रही है, कभी दूसरी दिशा में, कभी बिल्कुल अपन देखते हैं बहुत कम वायु होती है। तो ऐसा क्या होता है, तो इसके लिए देखो क्या होता है एक्चुअल में, जहां पर वायु अपन देखते हैं वायु का दाब जो होता है वो क्या हो जाता है, कई इलाकों में कम हो जाता है और कई इलाकों में बढ़ जाता है। तो जहां पर वायु दाब क्या होता है, जहां पर हवा क्या हो जाती है, गर्मी के कारण गर्म हो जाती है, गर्म हवा क्या हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है, फैलकर क्या हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि हल्की होती है ऊपर उड़ जाती है। तो वहां पर क्या हो, वो इलाका हवा के लिए बहुत खाली हो जाता है, वहां पर वायु दाब कम हो जाता है। तो जहां पर वायु दाब अधिक है वहां से क्या करती है, वो दाब की कम दाब वाली तरफ चलती हुई आती है। तो वायु के चलने का कारण यही है, और चलती हुई वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। मतलब वायु क्या है, निम्न दाब, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु बहती है। वायु दाब जितना, वायु का दाब का जितना अंतर अधिक होगा, वायु की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी, वायु का वेग उतना ही ज्यादा होगा। देखो इसको समझते हैं, वायु अधिक दाब वाले स्थान से कम दाब वाले स्थान की ओर बहती है। ठीक है, और बहती हवा को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। भूमि पर हवाओं की दिशा सदा समान नहीं रहती है, ये आपको पता है। ठीक है, ऋतुओं के अनुसार इनकी दिशा बदलती रहती है। लगभग ऐसा माना जाता है कि अपने जो गर्मियों के इलाके में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, मानसून आता है। तो मानसूनी जो हवा होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, समुद्र से पृथ्वी की तरफ आती है। उनकी दिशा क्या होती है, समुद्र से चलकर पृथ्वी की तरफ बहती है। जबकि बाकी 6 महीनों में जो हवा की जो दिशा होती है वो पृथ्वी से सतह से कहाँ, समुद्र की तरफ होती है। ठीक है, तो जो समुद्र से आने वाली जो हवाएं होती हैं उनको मानसूनी हवाएं भी कहा जाता है, जो अपने साथ बहुत सारी बरसात वगैरह का कारण भी बनता है। तो ये इसके बारे में। अब देखो ये जो चक्रवात होता है, चक्रवात में क्या होता है, हवा सीधी नहीं चलती है, हवा क्या होती है, वर्ताकार पथ में घूमती है। अपन देखा होगा चक्रवात में क्या होता है, हवा वर्ताकार पथ में घूमती रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्चुअल में बीच में क्या हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है। तो चारों तरफ से हवा क्या करती है, उसको उस दाब को कम करने की कोशिश करती है, जिससे वो क्या होता है, वहां पर चक्रवात, चक्रवात मतलब एक चक्कर के रूप में वात, चक्कर का मतलब होता है गोल चक्कर, वात का मतलब क्या होता है, हवा, चक्कर के रूप में हवा घूमती है। इसको देख लेते हैं। चक्रवात में हवा सीधी नहीं चलकर एक वर्ताकार पथ में केंद्रित बिंदु की ओर बहती है। केंद्र पर वायु दाब कम हो जाने के कारण ऐसा होता है। ऐसा तब होता है जब केंद्र पर वायु क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिस कारण ये होता है। और हवा के अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जितनी हवा तेज होती है उस स्थान का मतलब जहां पर बहुत भयंकर आंधी वगैरह जो आते हैं, तूफान वगैरह, तो उस स्थान का नक्शा भी बदल सकते हैं। तो इतनी इसके अंदर अपक्षेण की शक्ति होती है वायु के अंदर। अपन देखते हैं थोड़ी सी हवा बहुत ज्यादा, अपन आंधी तूफान वगैरह में अगर अपन बहुत खुली जगह में खड़े होते हैं तो अपने को भी हवा क्या करती है, वो इतना तेज धक्का लगाती है कि अपन भी उसके साथ कुछ दूर तक चले जाते हैं। तो मतलब उसके अंदर ये तो इतने हैं, कई इलाकों में तो बहुत भयंकर जो तूफान आते हैं वहां पर सोचो उसके अंदर कितनी शक्ति है। तो वायु के अंदर भी बहुत ज्यादा शक्ति होती है, लेकिन किसके कारण, अगर वो गति कर रही है तभी उसके कारण शक्ति है, गति के कारण। अदरवाइज उसमें अंदर वायु के अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। अगर वायु बह नहीं रही है तो उसके अंदर कोई भी इतनी शक्ति नहीं है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है।
इसके बाद में देखते हैं अपने अपर्दन में आगे बहते पानी की शक्तियां। अपर्दन की शक्तियों में देखते हैं बहते पानी की शक्तियां। पहले अपने इससे पहले देखा जो बहती हवा की शक्तियां, अब देखते हैं बहते पानी में। आपको पता है बहते पानी में भी क्या होती है, बहुत अधिक शक्ति होती है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें, अगर पानी बहुत ज्यादा बहाव है तो बहुत सारी चीजों को बहा के साथ ले जाता है। तो अपन बात करें नदी का महत्व, उसमें बहने वाले पानी पर निर्भर करता है। कोई भी नदी का महत्व किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, उसमें बहने वाले पानी में। अगर अपन कहते हैं वो नदी बहुत बड़ी है, इसका मतलब उसके अंदर पानी बहुत अधिक बह रहा है। ये वो नदी बहुत गहरी है, मतलब उसके पानी की गहराई बहुत है। ठीक है, तो इस तरह से अपन कहते हैं जो नदी का महत्व है वो बहने वाले पानी पर निर्भर करता है। मानव सभ्यता के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अपने को पता है कि मानव का जो विकास हुआ है वो आसपास, जब पहले प्राचीन समय में क्या है, मानव जहां बसता था वो ये देखता था कि उसके आसपास कोई नदी है या नहीं है। अगर कोई नदी है तो मानव जाकर ज्यादातर उसके पास में ही बसते थे। बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, वो सरस्वती नदी के किनारे माना जाता है। किसके किनारे, सरस्वती किनारे, नदी के किनारे माना जाता है वैदिक सभ्यता का। अगर अपन बात करें उसके बाद और भी बहुत सारी सभ्यता थी जो सिंधु जो नदी है उसके पास में भी बसी। इस तरह से बहुत सारी जो सभ्यताएं हैं, मानव है वो कहां पर बसता है, नदी के पास में, ताकि उसकी जो पानी की समस्या है वो अच्छी तरह से पूरी हो सके वहां से। कुछ नदियां पर देखते हैं ऐसी होती है जो केवल बरसात के समय में ही बहती है, जबकि कुछ नदियां ऐसी होती है जो 12 मास बहती रहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, और इन नदियों की बात करें ब्रह्मपुत्र, ये हमेशा बहती रहती हैं। लेकिन कुछ जो नदियां हैं वो बरसात के समय में ही बहती है, बाकी वो क्या हो जाती हैं, खाली हो जाती है, मतलब बरसात नहीं है तो वो बहती नहीं है। इसके बाद बात करें नदियों में अधिक जल से क्या हो सकता है, जल भराव से विनाश भी हो सकता है। अगर नदी में बहुत ज्यादा पानी अपन देखते हैं कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है, तो बहुत अधिक पानी ले आती है नदियां, तो वहां पर क्या हो जाती है, विनाशक का कारण भी बन सकती है। अब बात करें हिमनद की। हिमनद का मतलब क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पर क्या होती है, पानी जो बरसात है वो पानी के रूप में बरसता है, लेकिन जो ठंडे इलाके होते हैं, ध्रुवीय इलाके, या जो ऐसे इलाके जहां पर क्या होते हैं, जैसे हिमालय का इलाका हो गया, वहां पर क्या है, जो पानी है वो जो बरसात है वो पानी के रूप में नहीं, वो बर्फ के कणों के रूप में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिमकण, मतलब बर्फ के कण। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, उसके कणों के रूप में बरसता है। ठीक है, तो जहां से हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमपात की स्थितियां रहती है। हिमपात मतलब जिसको जो जहां बर्फ की बारिश होती है, ठीक है, स्नोफॉल जिसको बोलते हैं, हल्की हल्की बर्फ गिरती रहती है, उसको हिमपात कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमपात। जैसे अपने यहाँ पानी की बरसात होती है, वहां बर्फ की बरसात होती है, जिसको अपन हिमपात कहते हैं। ये कहां पर होती है, हिमालय के पर्वत, ऊंचे पर्वतों में, और ध्रुवीय क्षेत्र जैसे अपने उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वहां पर ये ज्यादा होता है। इस कारण इन क्षेत्रों में हिम या बर्फ की मोटी परतें जमा हो जाती है। जैसे जैसे बर्फ होती है ऊपर जमती रहती है और बर्फ की मोटी मोटी परतें बन जाती है। बाद में ये परतें क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, जैसे अब मान लो कोई पर्वत है, वो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, पर्वत के ऐसे, तो यहां पर मान लो ये बर्फ बन चुका है, जम चुका है। अब ये गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करेगा, ये बर्फ यहां से नीचे खिसकेगी। बर्फ क्या होगा, ये बर्फ की जो मोटी मोटी परतें बनी है, ये क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खिसकती है। इनके नीचे खिसकने के इसके बीच में जो भी आएगा वो एकदम मतलब आटे की तरह पिस जाता है। जैसे गेहूं को पिसते आटा बनता है, वैसे वो क्या हो जाता है, पिस जाता है। इतनी इसके अंदर क्या होती है, ताकत हो जाती है। मोटी परतें बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बर्फ के नीचे खिसकने लगती है। बर्फ परत के बहने को हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। इस बर्फ के बहने को या तो हिमनद कहते हैं या फिर ग्लेशियर कहते हैं। अपने पढ़ा था ना ये हिमनद क्या होता है। तो हिमनद क्या होता है, जब ऐसे इलाकों में जहां बर्फबारी ज्यादा होती है, वहां पर क्या होती है, हिमपात ज्यादा होती है, वहां पर क्या होती है, बर्फ की परतें बन जाती है, जो बाद में गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होती है, नीचे की ओर खिसकती है, जिसको हिमनद या फिर ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, और ये इतनी खतरनाक होती है कि इसके अंदर जो भी बीच में आएगा, ये बहुत बड़ी बड़ी परतें होती है। ये जैसे इसके बीच में कोई आएगा तो उसको क्या कर देगी, पूरी तरह से नष्ट कर देगी उसको। इसके बाद में अपन बात करें, आजकल विश्व में औसत तापक्रम में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण से, इनसे वाहनों के इतने प्रदूषण, उद्योगों कारखानों से इनसे बहुत बड़ा प्रदूषण हो रहा है। कहीं ना कहीं ये विकास के रूप में अपने काम आ रहे हैं, लेकिन क्या है, इनका साथ में ही क्या होता है, बहुत अधिक प्रदूषण के कारण और भी बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव है। इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का ताप है जो औसत ताप, उसमें वृद्धि हो रही है। अब आपको पता है बर्फ जमाने के लिए क्या होता है, कम ताप की जरूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है,
ठीक है, वैसे बर्फ जमती तो कम है लेकिन पिघलती ज्यादा है, यानी जो पहले से जमी हुई है वो ज्यादा पिघल रही है। ऐसा करने से क्या होता है, जो आसपास के इलाके हैं, उस ग्लेशियर के आसपास के इलाके हैं, मतलब जो बर्फीले इलाके हैं उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर पानी अधिक जमा हो जाएगा, और वहां के आसपास के जो लोग हैं, जो गांव हैं, वो क्या हो जाएंगे, पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो देखो क्या होता है, तापक्रम में वृद्धि होने से इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब औसत ताप में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है या किसे कहते हैं। तो पृथ्वी में औसत तापक्रम में लगातार वृद्धि होना या औसत तापक्रम में कुछ वृद्धि होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम बन कम रहा है मगर पिघलता अधिक है। मतलब जो बर्फ है वो बन तो कम रहा है, जम तो कम रहा है, लेकिन पिघल ज्यादा रहा है, पहले से जमा हुआ है वो पिघल रहा है। इससे हिमनदों का आकार सिकुड़ने लगा है। अब जो हिमनद हैं, जो इतने बड़े बड़े हिमनद जो बनते हैं, ग्लेशियर बनते हैं, उनका आकार क्या होने लग गया है, छोटा होने लग गया है। ठीक है, इससे क्या होता है, वहां के आसपास के आपको मैंने क्षेत्र बताया, बहुत सारे क्षेत्र क्या हो जाते हैं, ज्यादा पानी पिघलने से क्या हो जाता है, वो डूब जाते हैं। जैसे बात करें भारत का द्वारका जो शहर है, ये पानी में समुद्र के पास में, मतलब बर्फीले इलाके के पास में, तो ये बहुत बार पानी में क्या हो चुका है, डूब चुका है, और बाद में इसको हर बार नया बसाया गया है। ठीक है, प्राचीन काल में कई बार जल में डूब चुका है और इसको कई बार से फिर से बसाया जा चुका है। तो अपने को यहाँ पर समझ में आया कि जो बहते हुए पानी के अंदर कितनी शक्तियां होती है और हिमनद क्या होता है, और बहती हुई हिम के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिमनद या ग्लेशियर बोलते हैं, उसके अंदर कितनी शक्ति होती है, उसके बारे में बात की। इसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में तो ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद में बहते हुए जल की एक और शक्ति के बारे में देखते हैं, जिसमें है समुद्री धाराएं। जो समुद्र के अपन बड़ी बड़ी धाराएं देखते हैं, वो भी क्या होती है, उसमें भी बहुत ज्यादा शक्ति होती है। वैसे तो अपन देखा जाए तो समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र क्या है, बहुत बड़ा है। जैसे अपन नदियों में इसमें देखते हैं, नदियों में क्या होता है, कभी कभी नदियों में उफान आ जाता है, उससे बाढ़ आ जाती है, कई तरह की ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन समुद्र को अपन हमेशा इतना बड़ा होने के बावजूद इसमें देखते हैं एक जैसी स्थिति बनी रहती है, इसलिए समुद्र को शांत भी कहा जाता है। ये बिल्कुल शांत रहता है, इसमें कोई स्थिति ऐसी नहीं आती। लेकिन कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि जो समुद्र के अंदर क्या होती है, एक तरफ अपने देखते हैं धाराएं चलती हैं, समुद्री धाराएं जिनको कहते हैं, मतलब एक तरफ पानी बहता रहता है, अपने को ऐसे लग रहा है एक तरफ पानी बह रहा है। तो इसका कारण क्या है, एक तरह से पानी बहते हुए, उसको अपन नदी भी कहते हैं, समुद्री नदी, बहते हुए पानी को नदी भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो पानी क्या हो, नदी में भी पानी क्या होता है, एक तरफ बहता है, और यहाँ भी पानी एक तरफ बहता है। अब इसका बहने का कारण क्या है, नदी के बहने का कारण होता है वहां पर सतह की ढलान होती है। तो क्या समुद्र में ऐसी ढलान होती है, नहीं। इसका कारण क्या होता है कि पानी के एक स्थान से जो पानी का ताप है, ठीक है, दूसरे स्थान पर जो पानी का ताप है वो अलग अलग होता है, ठीक है, और वहां का घनत्व भी अलग अलग होता है। इस कारण, यानी ताप के अंतर के कारण और घनत्व के अंतर के कारण क्या होता है, समुद्र में पानी एक तरफ बहता हुआ दिखाई देता है, मतलब एक तरफ बहता है। तो देखो इसके बारे में, समुद्री धाराओं को समुद्र में बहने वाली नदी भी कहा जा सकता है। इसमें एक निश्चित दिशा में जल निरंतर बहता रहता है। अपन देखते हैं एक निश्चित दिशा में जल बहता रहता है। कहीं समुद्री धाराओं में गर्म जल बहता है तो कहीं ठंडा जल बहता है। अब क्या होता है, कहीं पर गर्म जल बहता है, कहीं पर ठंडा। ऐसा क्यों, क्योंकि जहां का ताप ज्यादा होगा वहां पर पानी क्या होगा, गर्म होगा, और जहां पर ताप कम होगा वहां पर पानी ठंडा होगा। समुद्री धाराओं के बहने का कारण ढाल नहीं होकर तापक्रम में अंतर या घनत्व में अंतर होते हैं, या तो तापक्रम में अंतर या घनत्व में अंतर होता है। इन धाराओं का मानव जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनका मानव जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। कैसे, गर्म धाराएं क्षेत्र को गर्म कर देती है, जबकि ठंडी धाराएं क्षेत्र को ठंडा कर देती है। यहां तक ही सीमित नहीं है, ये जो गर्म धाराएं होती है ये क्या करती है, हवा के साथ ऊपर जाकर जो ऊंचे इलाके होते हैं वहां पर बरसात का कारण भी बनती है। तो बरसात के कारण का भी, बरसात का जो कारण है वो भी इन हवाओं के कारण ही होता है, बरसात भी इन्हीं के कारण होती है। तो ना सिर्फ ये इसी के बहने का कारण है, बल्कि ये बरसात कराने के में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं ये। इसके बाद में देखें, ज्वार भाटे के रूप में भी समुद्री जल में बड़ी मात्रा में शक्ति का संचार होता है। अब समुद्र में पर देखते हैं ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटा क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। जैसे मान लो समुद्र के अंदर ये जल है, बहुत बड़ी जब लहर उठती है, ठीक है, तो जब ऊपर लहर उठती है उसको कहा जाता है ज्वार, और वापस जब पानी गिरता है उसको कहा जाता है भाटा।
ज्वार भाटा, ये इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब सुनामी आती है तो बड़ी बड़ी ये ज्वार भाटे जो लहरें होती हैं वो बहुत अधिक उठती है, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में पृथ्वी पर होते हैं तो इनका गुरुत्वाकर्षण लगता है समुद्री जल के ऊपर, तो वो लहरें बड़ी बड़ी उठती है। जब बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं उसको अपन ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटे के रूप में समुद्र जल में बड़ी मात्रा में शक्ति का संचार होता है, मतलब बहुत बड़ी शक्ति क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा के सीधे होने के कारण आता है। जब मान लो ये पृथ्वी है, इसी सीध में चंद्रमा है और इसी सीध में सूर्य है, तब ये क्या करेगा, यहाँ पर समुद्री जल के ऊपर धाराएं उत्पन्न करेगा, मतलब उसको गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा जिससे वहां पर वो धाराएं उत्पन्न होगी। समुद्री जल पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाने के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ये समुद्री जो जल है इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है जिससे के कारण वो बड़ी बड़ी लहरें उठती है। तो ये था इसके बारे में। तो ये था आपके पूरा जो पार्ट है 15वां पृथ्वी की संरचना के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले पढ़ा था अपने पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। उसके बाद में अपने बात की थी कुछ पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियों की, कुछ आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में अपने पढ़ा था ज्वालामुखी का कारण क्या है, ज्वालामुखी क्या है, भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, इसके बारे में। वहीं बाह्य विवर्तनिक शक्तियों में अपने पढ़ा वायु की जो शक्तियां होती है, बहती वायु की, बहती जल की जो शक्तियां हैं, जो समुद्री धाराएं हैं, इनकी शक्तियां क्या हैं। तो ये था पूरा चैप्टर के अंदर। आप अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से सुना है तो ये पूरा थ्योरेटिकल एक स्टोरी टाइप में चैप्टर है और आप इसको आसानी से समझ भी गए होंगे। आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।